नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के सन एडवोकेट के लॉ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में निहित मौलिक कर्तव्यों तथा उन संस्थाओं के बारे में जाना था जो कि भारत में विधिक निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है नज़रबंद तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार, यानी वो अधिकार जो एक नज़रबंद तथा गिरफ्तार व्यक्ति को भारत के संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत प्राप्त हैं। प्रत्येक इंसान अपने जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है। उसे यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 तथा बेसिक ह्यूमन राइट्स विच इज अवेलेबल अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तार कर लेने से उसके ये अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। भारतीय विधिक सिस्टम इस अवधारणा संकल्पना पर आधारित है कि जब तक किसी भी आरोपी को कोर्ट के ट्रायल के दौरान दोषी साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसको निर्दोष माना जाता है, यानी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, निर्दोष जब तक अपराध साबित ना हो। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट मीन्स दैट द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, क्लियर एंड नॉट आर्बिट्रेरी और ऑप्रेसिव, यानी किसी भी व्यक्ति को कानून में निहित प्रक्रिया के सिवाय उसको उसके जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विमुख नहीं किया जा सकता। उसका जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मनमाने ढंग से या दमनकारी नीति के तहत नहीं होना चाहिए। भारत में पुलिस हिरासत में मृत्यु तथा अवैध गिरफ्तारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पुलिस हिरासत में मृत्यु एक जघन्य अपराध है, सबसे बुरे अपराधों में से एक अपराध है। अभी हाल ही में 25 मई 2020 को अमेरिका के एक शहर मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की मौत का मामला भी एक जघन्य अपराधों में से एक अपराध है, जो कि कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता है। भारत में भी अभी हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है, जो कि एक जघन्य अपराध है। इस मामले में पी जया कुमार, जो कि 59 वर्ष के थे, और उसके पुत्र जे फेनिक्स, जो 31 वर्ष के थे, जो अपनी मोबाइल एसेसरी की शॉप को लॉकडाउन के दौरान खोलने की वजह से उनको 19 जून 2020 को हिरासत में लिया गया। दोनों को पुलिस के द्वारा भयंकर यातनाएं दी गई, जिससे फेनिक्स बीमार पड़ गया और 22 जून को सामान्य अस्पताल कोइलपट्टी में एक्सपायर हो गया, और उसका पिताजी भी 23 जून की सुबह एक्सपायर हो गया। उनके परिवार वालों के अनुसार जब दोनों को जेल से छोड़ा गया तो उनके रेक्टम से बहुत खून बह रहा था। उनके अनुसार 20 जून को सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच उनकी लुंगीज वेस्ट क्लॉथ को रेक्टम में खून आने की वजह से 7 बार बदला गया। इस कस्टोडियल डेथ की खबर पूरे तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में फैल गई और बुधवार को दोनों की सेंथाकुलम पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल डेथ की वजह से सभी दुकानें बंद रखी गई और धरना प्रदर्शन किए गए। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस को 26 जुलाई 2020 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। तमिलनाडु के सीएम श्री के
पलनीस्वामी ने दोनों डिसीज के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि की घोषणा की और उनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। मृतक के परिवार वाले 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मर्डर का केस का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये मामला बहुत ही जघन्य अपराधों में से एक अपराध है, जो कि कस्टोडियल डेथ का मामला है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत फैसले दिए हैं कस्टोडियल डेथ को और इलीगल अरेस्ट को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कस्टोडियल डेथ और इलीगल अरेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। इस मामले में माननीय मद्रास हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको अवगत कराऊंगा। अभी हाल ही में एक और गैंगस्टर विकास दुबे नाम के व्यक्ति का यूपी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया, जो कि यूपी पुलिस की कस्टडी में था। यूपी पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में, इस इनकाउंटर से संदेह के घेरे में यूपी की पुलिस की भूमिका आती है। यूपी पुलिस की भूमिका एक सवालिया निशान लगाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य कानून जो कि उस प्रोसीजर के बारे में बताते हैं कि किसी भी एक्यूज, किसी भी अरेस्टेड पर्सन, किसी भी मिलिटेंट, किसी भी इंसर्जेंट, किसी भी आदमी के खिलाफ कोई अपराध है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसकी प्रक्रिया, उसमें क्या प्रक्रिया होगी, हमारी सीआरपीसी में उसको डिफाइन किया गया है। हमारे संविधान में उसको बताया गया है कि किस आदमी, अगर कोई एक्यूज गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ क्या बर्ताव होगा, किस प्रकार से उसको सज़ा दिलाई जाएगी, वो सारा कुछ हमारे कानूनों में लिखा हुआ है। लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा इन सब कानूनों की अनदेखी करते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर शब्द को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जुडिशियल प्रोसीडिंग के पेश करना होता है। लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता में विद्यमान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से भारतीय संविधान और अन्य कानूनों के तहत अरेस्टेड पर्सन को प्राप्त अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जुडिशरी की साख को भी धक्का लगा है। जुडिशियल सिस्टम से भी लोगों का विश्वास उठने लगा है। इस केस में संबंधित हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी संभवतः इसमें पीआईएल फाइल की जा चुकी है। ये पुलिस का एक्शन संविधान के खिलाफ है, आर्बिट्रेरीली है, दमनकारी है। इससे लोगों का जुडिशियल सिस्टम से विश्वास उठेगा, इसमें डेमोक्रेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जुडिशियल कस्टडी के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिए हुए हैं। काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय दिए जिसमें पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ और इलीगल अरेस्ट को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। नज़रबंद तथा गिरफ्तार व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों को भारतीय संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के द्वारा अनुमति दी गई है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा श्री डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए तथा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग फाइल की जाएगी और उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान या सीआरपीसी के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त हैं। नंबर 1, गिरफ्तारी जानने का अधिकार। सेक्शन 50 के सीआरपीसी के तहत प्रत्येक पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारणों के बारे में अवगत कराए। वह गिरफ्तारी के कारण बताने से मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 50A सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की यह भी जिम्मेवारी है कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के दोस्त, रिश्तेदार या उसका हित चाहने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे। नंबर 3, सेक्शन 55 सीआरपीसी के तहत अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है तो वह अधीनस्थ अधिकारी उस लिखित आदेश में तथा गिरफ्तारी के कारणों के बारे में उस व्यक्ति को सूचित करेगा। सेक्शन 75 सीआरपीसी के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि वारंट की अनुपालना के तहत किसी को गिरफ्तार कर रहा है वह उसको वारंट के बारे में सूचित करेगा और आवश्यक हो तो वारंट दिखाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज 1 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। सेक्शन 55 सीआरपीसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है। यानी सेक्शन 55 उस व्यक्ति को, उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना आवश्यक देरी के पेश करने का अधिकार देता है। वारंट के तहत किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेक्शन 76 सीआरपीसी के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज 2 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पेश नहीं करता तो वह अवैध हिरासत के लिए जिम्मेवार होगा। इसके लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ संबंधित न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है। अगला है जमानत पर रिहा होने का अधिकार। हर उस एक्यूज या नजरबंद व्यक्ति को सेक्शन 50 के सब सेक्शन 2 सीआरपीसी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार है अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार व्यक्ति को बताने के लिए बाध्य है कि उसे जमानत पर रिहा होने का अधिकार है, उसके लिए वह जमानती का प्रबंध करे। नेक्स्ट, निष्पक्ष विचारण का अधिकार, ट्रायल का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब मामले में सम्मिलित सभी पार्टीज को एक समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कानून के समक्ष सभी एक हैं, उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि ट्रायल इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। इसका मतलब विचारण का निपटारा जितना जल्दी हो सके किया जाना चाहिए। इससे स्पीडी ट्रायल की अवधारणा को बल मिलता है। नेक्स्ट, अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार। सेक्शन 41D सीआरपीसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से इंटरोगेशन के दौरान कंसल्ट करने का अधिकार देता है।
संविधान का अनुच्छेद 22 क्लोज 1 गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपनी मर्जी से अपने वकील को अपॉइंट कर सकता है और अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपने केस की पैरवी करवा सकता है। नंबर 6, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। सेक्शन 304 सीआरपीसी। जब किसी मामले का ट्रायल किसी सेशन न्यायालय में चल रहा होता है और आरोपी की तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता या कोर्ट यह देखता है कि आरोपी के पास अपनी मर्जी से वकील अपॉइंट करने के लिए संसाधन नहीं है, तो तब कोर्ट सरकार के खर्चे पर उसके केस को डिफेंड करने के लिए वकील अपॉइंट कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सरकार को का यह उत्तरदायित्व है कि वह न्याय प्राप्ति के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, फ्री लीगल एड प्राप्त करने के अधिकार के बारे में खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि इंडिजेंट पर्सन, गरीब व्यक्ति को फ्री लीगल एड दी जाएगी, जो कि आरोपी को पहली बार जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा उसी समय से ही दी जाएगी। सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर गरीब आरोपी फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई भी नहीं करता तो भी उसको फ्री लीगल एड प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर सरकार, राज्य उसको फ्री लीगल एड देने में फेल हो जाती है तो पूरा ट्रायल ही वाइड होगा। राइट टू कीप साइलेंस। संविधान का अनुच्छेद 20 क्लोज 2 यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं के खिलाफ गवाही दे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नंदिनी सतपदी वर्सेस PL दानी के मामले में कहा गया है कि नो वन कैन बी फोर्स एनी पर्सन टू गिव एनी स्टेटमेंट और टू आंसर क्वेश्चन एंड एक्यूज पर्सन हैज़ ए राइट टू कीप साइलेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरोगेशन। यानी इंटरोगेशन के दौरान एक्यूज पर्सन को साइलेंस, चुप रहने का अधिकार है। उसको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ कोई भी गवाही दे। राइट टू बी मेडिकल एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जब एक्यूज को कोर्ट में फर्स्ट टाइम पेश किया जाता है तो उसको सेक्शन 54 CRPC के तहत अगर वह कोर्ट से अनुरोध करता है कि वह अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहता है ताकि वह प्रूव कर सके कि भी मैं इस ऑफेंस को करने में कैपेबल हूँ या नहीं, तो अगर कोर्ट ठीक समझता है तो उसका मेडिकल कराने के लिए आदेश दे सकता है। डॉक्टर DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज के अधिकारों पर फोकस डाला है, पुलिस ऑफिसर को सर्टेन एक्टिविटी करने के लिए बाध्य किया है। एक्यूज को टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स के बावजूद भी काफ़ी कस्टोडियल डेथ और पुलिस एट्रोसिटीज़ के केस सामने आ रहे हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर DK बासु के केस में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की। नंबर 1, पुलिस अधिकारी जो कि गिरफ्तारी करता है, इंटरोगेशन करता है, वो प्रॉपर, विजिबल और क्लियर यूनिफॉर्म में होगा। उसके ऊपर उसका नाम व पद नाम साफ साफ दिखना चाहिए। सभी पुलिस पर्सनल का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज होगा जो कि इंटरोगेशन में शामिल होंगे। नंबर 2, पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट डालता है वो अरेस्ट मीमो भी तैयार करेगा और अरेस्ट मीमो पर कम से कम एक विटनेस के द्वारा सत्यापित होगा जो कि उसके परिवार का सदस्य या कोई लोकेलिटी का रिस्पेक्टेबल आदमी होगा और उसके ऊपर डेट और टाइम भी डाला जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को जिस थाना या इंटरोगेशन सेंटर या अन्य लॉकअप में बंद किया गया है उसकी जानकारी उसके परिवार के सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार को देगा। नंबर 4, अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार उस जिले से बाहर रहते हैं तो उस जिले के संबंधित थाना को सूचित करेगा और लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से परिवार के सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार को सूचित किया जाएगा जो कि गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर सूचित करना आवश्यक होगा। नंबर 5, गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में किस आदमी को जानकारी देना चाहता है।
यानी उसका यह अधिकार है कि उसकी नज़रबंदी या गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी भी शुभचिंतक को दी जा सकती है। नंबर 6, गिरफ्तारी को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई है, उसका नाम पता लिखा जाएगा तथा अरेस्ट करने वाले पुलिस ऑफिशियल का भी पूरा विवरण लिखा जाएगा। नंबर 7, अगर गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के समय अपने शरीर पर लगी माइनर और मेजर इंजरी के लिए अपने शरीर का एग्जामिनेशन कराना चाहता है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसके शरीर पर लगी माइनर एवं मेजर इंजरी अगर कोई है तो उसका रिकॉर्ड करेगा और एक इंस्पेक्शन मेमो तैयार करेगा। इंस्पेक्शन मेमो की कॉपी अरेस्ट किए गए आदमी को भी दी जाएगी। नंबर 8, मेडिकल एग्जामिनेशन। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा नियुक्त ट्रेन डॉक्टर के द्वारा डिटेन किए गए एक्यूज का हर 48 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। नंबर 9, सभी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग अरेस्ट मेमो इलाका मजिस्ट्रेट को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को यह भी अधिकार होगा कि वह इंटरोगेशन के दौरान उसका वकील उसके साथ रहे, हालांकि पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा सभी जिलों के पुलिस कंट्रोल रूम और स्टेट हेडक्वार्टर को 24 घंटे के अंदर अंदर सूचित किया जाएगा ताकि गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर लिखी जा सके। इन आवश्यक गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने की वजह से संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कोर्ट की अवमानना का दोषी भी माना जाएगा। उसके लिए उसको दंडित भी किया जाएगा। उसके खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल की जाएगी और वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा का हकदार होगा। माननीय न्यायालय ने इस केस में यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 क्लॉज 1 की अनुपालना सख्ती से की जाए। दोस्तों, आज हमने इस लेक्चर में नज़रबंद व गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा, ज़रूर आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद।